कल जो दो सेक्शन हमने कल नहीं देखे थे वो सेक्शंस हम देखेंगे आज। ठीक है, वो सेक्शन कौन कौन से हैं? जो दो सेक्शन कल हमने नहीं देखे थे वो दो सेक्शन हैं 259 और 260। ठीक, 259 और 260 देखने से पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लें जो कि हमने कल फ्लो चार्ट बनाते समय डिस्कस नहीं किया था। ठीक, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइमलाइन से। पहले हम टाइमलाइन से एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं दिमाग में। तीन टाइमलाइन हमने देखी। ठीक, जो पहली टाइमलाइन थी, पहली टाइमलाइन ये थी कि फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटल ऑफ द केस, सेक्शन 232 में जो कमिटल हो रहा है, कमिटल वाले दिन से 60 दिन तक के भीतर ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल होगी, पहली टाइमलाइन। दूसरी टाइमलाइन की फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज, जिस दिन चार्ज पे पहली हियरिंग होगी उसी दिन के, उस दिन से 60 दिन के भीतर ही चार्ज फ्रेम कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन उस दिन से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम कर देगा। ठीक है, तीसरी चीज जो हमने देखी वो देखा कि आर्गुमेंट जिस दिन खत्म हुआ, जिस दिन आर्गुमेंट खत्म हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर ही कोर्ट को अपनी जजमेंट दे देनी है। और ये 30 दिन का जो टेन्योर है कि आर्गुमेंट खत्म होते ही 30 दिन के अंदर जो जजमेंट देनी है वो 30 दिन को बढ़ाया जा सकता है। कहां तक बढ़ाया जा सकता है? 45 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर वो 30 दिन के अंदर जजमेंट नहीं दे रहा है, वो 45 दिन उसको आगे बढ़ा रहा है, तो उस केस में उसको रीजन, किसको? कोर्ट को रीजन देना पड़ेगा इन राइटिंग कि क्यों वो 30 दिन में जजमेंट ना देके 45 दिन में जजमेंट दे रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, ये तीन टाइमलाइन थी जो कि बहुत बेशक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है और इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है। ठीक है, ये तीनों टाइमलाइन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक, अब ये जो तीनों टाइमलाइन थी, ये तीनों टाइमलाइन किस किस सेक्शन में दी हुई है? ठीक, देखो, जो पहली टाइमलाइन थी डिस्चार्ज की, जो पहली टाइमलाइन थी डिस्चार्ज की वो 250 में दी है, जहां पे डिस्चार्ज की बात हमने देखी थी चार्ट के अंदर। ठीक है, दूसरी टाइमलाइन जो दी है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर है, 251 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के अंदर है। ठीक है, और ये जो दूसरी वाली टाइमलाइन है 251 में, ये जैसे ही मतलब जैसे ही कोर्ट ने ये देखा कि जो चार्जेस हो रहे हैं वो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तभी जाके वो 60 दिन का, अगर देखा उसने जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं वो हम नहीं ट्राई करेंगे, वो साफ साफ 251 में लिखा है। ठीक है, कि अगर जैसे ही कोर्ट ऑफ सेशन ने देखा कि जो चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं वो ये ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, ये तो इसका तो मजिस्ट्रेट भी ट्रायल कर सकता है, तो क्या करेगा? वहां डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेगा, वो चार्ज बना के भेज सकता है जिसको भी, जिस भी मजिस्ट्रेट रेस्पेक्टेड सीजेएम जेएम फर्स्ट क्लास जिसको भी भेजना चाहे, जो ट्रायल कर सकता है उस मुकदमे को, उसको भेज सकता है। लेकिन जहां उसने देखा कि अरे ये चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, ये तो हमें ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, तब वहां पे टाइमलाइन की बात आती है, तभी वहां पे टाइमलाइन की बात आती है कि 60 दिन के भीतर आपको चार्ज फ्रेम कर देना है। दूसरी टाइम, तीसरी जो टाइमलाइन थी, तीसरी टाइमलाइन हमने देखा कहां? 258 में। ये टाइमलाइन रिलेटेड थी जजमेंट से, ये टाइमलाइन रिलेटेड थी जजमेंट से। और ये टाइमलाइन किसकी थी? 30 दिन के भीतर। कब से? ये 30 दिन कहां से काउंट होगा? आर्गुमेंट जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन से 30 दिन के भीतर आपको जजमेंट, कोर्ट ऑफ सेशन को जजमेंट दे देना है। और वो 30 दिन की जगह 45 दिन भी खींच सकती है वो जजमेंट देने का जो टाइम पीरियड है, कि 30 दिन में नहीं दे पा रहे हैं 45 दिन में देंगे। लेकिन क्या, क्यों ऐसा हुआ कि वो विद इन 30 डेज नहीं दे पाई, उसको 15 दिन और बढ़ना पड़ा? ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन वो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें थी। अब ये जो दो सेक्शन जो हमने छोड़ दिए थे, अब इन दो सेक्शंस को हमको देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ऐसा होता है कि आमतौर पे लोग इसको स्किप कर जाते हैं क्योंकि ट्रायल का प्रोसीजर तो 248 से 258 तक ही है, लेकिन इन सेक्शंस को हमको देखना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो, in a case where
previous conviction is charged under the provision of subsection 7 of 234. 234 में हमने देखा था particulars related to charge, अगर किसी को याद आ रहा हो, जिसमें मैं बता रहा था कि टाइम लिखनी है, इसमें डेट लिखना है, लॉ लिखना है, सेक्शन लिखना है, उसमें कई सारी चीजें मैंने बताई थी। उसमें सबसेक्शन 7 था, लास्ट सबसेक्शन था कि प्रीवियस कन्विक्शन की बात हो रही थी वहां पे, ठीक है, कि अगर प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है तो। आगे इधर देखते हैं प्रोविजन। In a case where a previous conviction is charged under the provision of subsection 7, the accused does not admit that he has been previously convicted or alleged in the charge. The judge may, after he has convicted the said accused under 252, अब देखो convicted, ये 252 में कहां से conviction आ गया? 252 में कहां से conviction? 252 गिल्ट पे, प्ली ऑफ गिल्ट पे जहां कन्विक्शन कर दिया है, 252 में जहां प्ली ऑफ गिल्ट पे कन्विक्शन कर दिया, दूसरा कन्विक्शन कहां कर रहा था? 258। एक्विटल कहां कर सकता है? 255 में और 258 में। कन्विक्ट कहां कर सकता है? 252 में और 252 वाला प्ली ऑफ गिल्ट है, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब देखिए कि अगर कन्विक्ट कर दिया, ठीक, और चार्ज में ये चीज मेंशन है कि ये प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुके हैं, लेकिन क्या है, एक्यूज्ड एडमिट नहीं कर रहा है कि हम प्रीवियसली कन्विक्ट हुए, तब क्या होगा? तब टेक एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द एलिज्ड प्रीवियस कन्विक्शन एंड शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर ऑन, कि प्रीवियस कन्विक्शन पे वो प्रोसिक्यूशन से क्या मांग लेगा? लाइए एविडेंस दीजिए, ये तो मना कर रहा है, ठीक, ये तो मना कर रहा है कि कभी इसको प्रीवियसली कभी इसको सजा नहीं पड़ी है। तो अब एविडेंस आएंगे, एविडेंस लेगा, और एविडेंस के बाद क्या फाइंडिंग हुई, क्या निकल के सामने आया, उस चीज को भी रिकॉर्ड करेगा, शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग देयर ऑन, ठीक, क्या निकल के आया उसको भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक। अब आगे देखें, आगे देखिए, प्रोवाइडेड दैट no such charge shall be read out by the judge, nor shall the accused be asked to plead thereto, nor shall the previous conviction be referred by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under section 252 and 258। अब इसमें एक चीज है, देखिए, जब तक दोषी को दोष मिल नहीं रहा है, तब तक उसके पुराने दोषों के बारे में क्यों उसको बार बार जिक्र किया जाए? हाँ, कोई मतलब नहीं है। वही बात यहां कह रहा है कि कोई भी, चाहे न जज ना उसको प्रीवियस कन्विक्शन को पढ़ के सुनाएगा, ना कोई भी कहीं पे भी प्रोसिक्यूशन प्रीवियस कन्विक्शन को रेफर नहीं करेगा। कब तक नहीं रेफर करेगा? कब तक जज प्रीवियस कन्विक्शन पे बात नहीं करेगा? कब तक? जब तक उसको कन्विक्ट ना कर दिया जाए, तभी खुलेगा। हाँ, तभी प्रीवियस कन्विक्शन की चर्चा होगी, जब इस मामले में इसको दोषी करार दिया जाएगा। ये बात भी अपने ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक, समझ में? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जब कन्विक्ट हो गया इस मामले में तभी प्रीवियस कन्विक्शन की बात होगी, ठीक। आगे देखें, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान दें। सेक्शन 2, जब हम लोग कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने का जो चैप्टर था, जब पढ़ रहे थे कि कॉग्निजेंस कैसे लिया जाता है, संज्ञान कैसे लिया जाता है, तो उसमें हमने एक चीज देखी थी और मैंने इसको एग्जाम्पल में भी लिखवाया था। मैंने लिखवाया था कि नो कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट प्रोवाइडेड इन दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये स्टेटमेंट मैंने वहां पे जिक्र किया था कि ये चीज वहां पे साफ साफ मेंशन है, ठीक। तो वही चीज आ गई जो मैंने उस पर एक एग्जांपल दिया था कि वो जो लाइन लिखी है कि प्रोवाइडेड इन दिस कोड, कि कोर्ट ऑफ सेशन कभी संज्ञान नहीं ले सकता, वो संज्ञान तभी ले सकता है, कॉग्निजेंस तभी ले सकता है, या तो इस कानून में दिया है कहीं, या तो किसी दूसरे कानून में कहीं पे मेंशन है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि सेक्शन 222 में मेंशन है इस कानून में कि कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले सकता है। कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले सकता है किन किन लोगों के खिलाफ ले सकता था? यहाँ डिफेमेशन के अपराध, किसके खिलाफ? अगर डिफेमेशन, मानहानि की गई है भारत के राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, किसी राज्य के गवर्नर की, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी की, या मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर की, या स्टेट के किसी मिनिस्टर की, या किसी पब्लिक सर्वेंट की, इतने लोगों की अगर मानहानि का मामला अगर सामने आता है तो कोर्ट ऑफ सेशन उस पर संज्ञान लेता था, ठीक है। अब
ध्यान दे, मैंने जितने लोगों को गिनाया है इतने लोगों को जहन में रख लीजिएगा। किसको किसको गिनाया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, राज्य के गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी और पब्लिक सर्वेंट और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर्स। इतने लोगों की बात कही है, ध्यान दीजिएगा, इतनी चीज ध्यान रखिए। अब देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 222 शैल ट्राई, 222 मैंने बता दिया क्या था, ठीक। शैल ट्राई द केस इन अकॉर्डेंस विद द, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, याद रखिएगा। हाँ देखो, वारंट ट्रायल, अभी हम लोग कल की ही क्लास में हमको वारंट ट्रायल शुरू करना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। देखो, वारंट ट्रायल जो है, मेरी बात ध्यान से देखें, वारंट ट्रायल जो है उसको आप ऐसे बांट सकते हैं। रुकिए मैं थोड़ा सा 1 मिनट बताऊंगा आप क्लियर। देखिए, वारंट ट्रायल को आप थोड़ा सा कैसे कर सकते, देखो इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज होगा? देखो, वारंट ट्रायल जो है, वारंट ट्रायल ये वारंट केसेस पे होता है, लेकिन वारंट ट्रायल जो उसमें बात कही जा रही है, देखो वारंट ट्रायल क्या है, 2 भागों में आप उसको बांट सकते हैं। क्या है? केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, इसके जो प्रोविजंस हैं, पुलिस रिपोर्ट, ये प्रोविजन इसके 261 से लेके 266 तक दिए हैं, ठीक। इसके केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज, मतलब कि कंप्लेंट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, इसके प्रोविजन कहां से है? 267 से लेके 260, ठीक, 267 से लेके 270। फिर अब देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग घटना घटेगी, ठीक। फिर क्या है? फिर इन दोनों क्या हो गया, फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए यहां ऐसे लाके, ठीक। फिर क्या है? फिर जो है 271 से 273 केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अपॉन पुलिस रिपोर्ट के प्रोविजन 261 से 266 है, और फिर 267 270 अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कहने का मतलब कंप्लेंट, इसके प्रोविजन यहां आते हैं। अब ये जो है 271 से लेकर 273 के दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है। ये फाइनल हो जाता है यहां पे, एकदम फाइनल कैसे जजमेंट क्या है उसका बात कही गई यहां पे, कंपनसेशन की अगर गलत तरीके से वो किया गया। अब देखो, हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 260, वो इस प्रोसीजर की बात कर रहा है, इस प्रोसीजर की 267 से लेके 270 की बात कर रहा है। कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब वो डिफेमेशन के अपराध पे संज्ञान ले रहा होगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोर्ट ऑफ सेशन कब सेशन ट्रायल नहीं करता है, सेशन ट्रायल के प्रोसीजर कब फॉलो नहीं करता? कब फॉलो नहीं करता? जब 222 में उसने डिफेमेशन के अपराध में संज्ञान लिया हो, ठीक। वारंट ट्रायल कराएगा, वारंट ट्रायल को भी कौन सा ट्रायल करेगा? वारंट ट्रायल में 267 से 270 वारंट ट्रायल को जो प्रोसीजर दिया है, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, कहने मतलब कंप्लेंट जब फाइल होती है, जब जो वारंट ट्रायल होता है, उस प्रोसीजर को कोर्ट ऑफ सेशन फॉलो करेगा।
मामला FIR दर्ज हो गया, फिर FIR दर्ज हुआ, कुछ हो, संज्ञान कौन लेगा? नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन लेगा जब डिफेमेशन का मामला होगा। हाँ, क्योंकि कॉग्निजेंस में आप जब देख रहे हैं कि कॉग्निजेंस किस पे लिया जा सकता, कंप्लेंट पे लिया जा सकता है, FIR पुलिस रिपोर्ट पे लिया जा सकता है, FIR होगी तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट होगी, उस पे लिया जा सकता है, या सुमो पे लिया जा सकता है। ठीक है, संज्ञान वहां पे चाहे जैसा, लेकिन डिफेमेशन जितने लोगों की मैंने चर्चा करी है भी, उतने लोगों पे अगर मानहानि हो रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन ही लेगा। मामला गया कोर्ट ऑफ सेशन लिया, लिया, तो इस पे कोर्ट ऑफ सेशन संज्ञान ले लिया। ठीक है, वो संज्ञान लेने के बाद कैसे भी संज्ञान लिया, संज्ञान लेने के बाद ये चीज नहीं देखी जा रही हो कि संज्ञान कैसे लिया है, वहां पे बस इतना बता रहे हैं कि ट्रायल का प्रोसीजर क्या होगा। वो संज्ञान चाहे पुलिस रिपोर्ट पे लिया हो, चाहे FIR दर्ज हो रही पुलिस रिपोर्ट पे ले लिया हो, चाहे वो कंप्लेंट आई हो उस पे ले लिया हो, किसी भी तरह भी ले लिया हो, कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर उस 222 में संज्ञान लिया है तो फिर वो सीधे ये वाला ट्रायल लाएगा 267 से 270। ठीक, क्लियर है? अब ये चीज समझ में आई कि क्यों 222 में, केवल 222 में। ठीक, अब अभी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जितने लोगों का नाम लिया उस पर भी ध्यान दिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, दिखा रहा हूं अभी आगे। ठीक, देखिए वापस आए, ये चीज समझ गए कि ये जो लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी है ये किस लिए लिखी है वो समझ में आ गया कि ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसका मतलब है कि जो प्रोसीजर ट्रायल का 267 से 270 दिया है उसको फॉलो करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन वारंट ट्रायल कर लेगा एक तरीके से। ठीक है, जब मानहानि का मामला आएगा 222 में संज्ञान लेगा डायरेक्ट। ठीक, अब क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड, कहने का मतलब कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है, सपोज क्या करिए कि वो गवर्नर है, गवर्नर को बिना कोर्ट की परमिशन में से एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस उसको खड़ा नहीं कराया जा सकता। वही चीज लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन अगेंस्ट हुम द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड shall unless the court of session for reason to be recorded otherwise directs be examined as a witness for the prosecution। कह रहा है कि जब तक कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर देता कि जिस व्यक्ति के खिलाफ मानहानि की गई है, जो विक्टिम है मानहानि का, वो तब तक उसको एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं बुलाया जा सकता जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन रीजन रिकॉर्ड ना करके डायरेक्ट ना कर दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, एवरी ट्रायल अंडर दिस सेक्शन शैल बी हेल्ड इन कैमरा। अगर दोनों पार्टी में से, चाहे जिसकी मानहानि हुई है और जिस पार्टी ने मानहानि की है, मतलब डिफेंस या प्रोसिक्यूशन, दोनों में से कोई भी अगर पार्टी चाहती है और कोर्ट को यह लगता है कि हाँ ठीक है किया जा सकता है, तो ऑन कैमरा ये ट्रायल चलेगा। ठीक, देखो आगे देखते रहिए। इफ in any such case the court discharges or acquits all or any of the accused and is of opinion that there was no reasonable cause। देखिए मैं पूरा पढ़ने से पहले बता दूं आपको कि यहां पे कह रहा है कि जब कोर्ट ने देख लिया ठीक कि ऐसे ऐसे संज्ञान लिया, ट्रायल चलाया, जो भी है, वहां पे क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया या तो एक्विट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया या एक्विट कर दिया। तो जिसने भी आरोप लगाया था कि इस व्यक्ति ने मानहानि की है, सपोज दैट ये इन्हीं में से कोई होगा, गवर्नर मान लीजिए, गवर्नर नहीं, मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि अभी ये सेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने पहले इतनी चीज समझ लीजिए कि मैंने कितने लोगों को बोला था, मैंने बोला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 4 लोग ये हो गए। इन 4 लोगों को छोड़ के जो 2 लोग बचे, कौन, 3 लोग बचे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स बचे और स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनमें से कोई हो, स्टेट का कोई मिनिस्टर हो या यूनियन का कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट हो। ये प्रोविजन ठीक, तो ये
जो चीज है इसमें ये जितने लोगों को मैंने आपको गिनाया उसमें सिर्फ 3 लोगों पे ये चीज लगेगी। किस पे ये सेक्शन किस पे लगेगा? पब्लिक सर्वेंट पे लगेगा, पब्लिक सर्वेंट पे लगेगा, कैबिनेट मिनिस्टर पे लगेगा, कैबिनेट मिनिस्टर पे लगेगा और स्टेट के मिनिस्टर्स पे लगेगा। ये प्रोविजन 3 लोगों पे लगेगा और किसी पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है, क्या है कि अगर इन 3 लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं, क्योंकि यहां पे साफ साफ क्या लिखा है? अदरवाइज देन द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। ठीक, इन लोगों के अलावा, कहने का मतलब इन लोगों के अलावा, कहने का मतलब ये 3 लोग, ये 3 लोग बस। ठीक, अगर इन 3 लोगों का मामला है, इन्होंने बोला था कि मानहानि है, हमारी मानहानि हुई, ठीक, तो उस केस में अगर कोर्ट ने ये पाया कि मानहानि तो नहीं हुई, डिस्चार्ज कर दिया और या तो फिर एक्विट कर दिया है एक्यूज को, तब इन 3 लोगों में जिसने भी कराया हो, जिसने भी कहा हो कि हमारी मानहानि हुई है, उसको सो कॉज नोटिस भेज देगा कि क्यों ना आपके ऊपर कंपेंसेशन लगाया जाए, आपने क्यों ना आपके ऊपर कंपेंसेशन लगाया जाए। देखिए साफ साफ देखिए, नो if any such case the court discharges or acquit all or any of the accused and is of the opinion that there was no reasonable cause for making the accusation against them or any of them, कहने का मतलब यह एक लोगों के ऊपर आरोप लगा, कई लोगों के ऊपर आरोप लगाओ, it may by its order discharge or acquit direct the person against whom the offense was alleged to have been committed other than the president, the vice president or the governor of the state or the administrator of the union to show cause why he should not pay compensation to such accused or to each or any। कहने का मतलब कि अगर बहुत सारे लोगों पे आपने आरोप मढ़ा, बहुत सारे लोगों को बुला कि ये लोग ऐसे हैं, आरोपी हैं, तो क्या होगा? या तो कुछ एक्यूज्ड को, या तो कुछ एक्यूज्ड को, या तो कई सारे एक्यूज रहे हो, मान लीजिए 10 लोगों के ऊपर बोला कि इन 10 लोगों ने मानहानि की है, तो सबको कंपेंसेट, ईच शब्द इस्तेमाल की, आप क्यों ना आपको ये आदेश दे दिया जाए कि आप सबको कंपेंसेशन दीजिए। ठीक, ईच या एनी, ठीक है, कि अगर उनमें से कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, कुछ को डिस्चार्ज कर दिया गया, कुछ को दोषी मान लिया गया, 5 को दोषी मान लिया, 5 को दोषी नहीं माना, तो जो 5 को दोषी नहीं माना उनकी बात कर रहा है, इसीलिए कह रहा है कि ईच और एनी ऑफ सच एक्यूज, इसलिए ये फ्रेज इस्तेमाल किया है। ठीक है, when there are more than one, वही चीज। ठीक, अब देखिए, the court shall record and consider any cause which may be shown by the person so directed, and if it is satisfied that there was no reasonable cause for making the accusation, it may, for the reason to be recorded, make an order that compensation to such amount not exceed। अब एक चीज ये आप याद कर लेंगे कि ये जो कंपेंसेशन की बात कही गई धारा 260 में, इस कंपेंसेशन का जो अमाउंट है वो 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। कितना? 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है कि 5,000 तक का अमाउंट सबको दे दिया जाए, 10 लोग हैं तो सबको दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इंडिविजुअली 5,000 से ज्यादा नहीं। एज इट मे बी पेड बाय सच पर्सन टू द एक्यूज और टू ईच और एनी ऑफ देम, साफ साफ आगे लिख दिया है, कहा है कि टू द एक्यूज और टू ईच और एनी ऑफ देम। ठीक, आगे देखें, कंपेंसेशन अवॉर्डेड अंडर सब शैल बी रिकवर्ड। अब अगर कोई कंपेंसेशन नहीं देता है तो इसको ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे कि उनके ऊपर फाइन इंपोज किया गया था, बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक, कि जैसे कि उनके ऊपर फाइन इंपोज किया गया था। ठीक, नो पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टेड टू पे कंपेंसेशन अंडर सबसेक्शन 4 शैल बाय रीजन बाय बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल और क्रिमिनल। कहने का मतलब कि अगर यहां पे कंपेंसेशन देने के लिए कह दिया गया तो अब ये नहीं है कि एक्यूज उनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं कर सकता। अगर एक्यूज फॉल्स उस पे चार्जेस पे बीएनएस के तहत कोई सेक्शन में जाके जो है अप्लाई कर दे, ठीक है, कि आपने फॉल्सली हमको इंक्रिमिनेट किया, आप मुकदमा कर दे उसके खिलाफ, तो वो ये जो पर्सन है जिसने डेफिमेशन का मामला बोला कि मेरी मानहानि हुई, ये नहीं कह सकता कि अरे हम तो पहले से कंपेंसेशन दे चुके हैं, वो ये नहीं कह सकता। साफ साफ इसमें ये बात लिख दी गई है। ठीक, हाँ, वो भी कर सकता है। ठीक, समझ आने की नहीं? ठीक, प्रोवाइडेड दैट, बस इतना है कि जो अमाउंट पे किया गया है,
जब भी कोई सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी राइज की जाएगी उस व्यक्ति के ऊपर, तो बस ये देखा जाएगा कि इन्होंने पहले कंपेंसेशन दे, उसको उस जो कंपेंसेशन दिया उन्होंने बस थोड़ा कंसीडर किया जाएगा कि इन्होंने कंपेंसेशन पहले दे चुके हैं, ये एक्यूज्ड को कंपेंसेशन पहले से दे चुके हैं, ठीक है। अब द पर्सन हु हैज बीन ऑर्डर्ड अंडर सच टू पे कंपेंसेशन मे अपील फ्रॉम द ऑर्डर इन सो फार एज इट रिलेट्स टू पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन टू द हाई कोर्ट। कहने का मतलब कि वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में कि ऐसा है कि हमको जो है कंपेंसेशन देने के लिए कहा जा रहा है, उसको अपील कर सकता है। आगे when an order for payment of compensation is shall not be paid to him before the period allowed। कहने का मतलब तब तक अगर कंपेंसेशन देने के लिए कह दिया गया है तो तब तक वो जो है कंपेंसेशन नहीं देगा जब तक कि जब तक वो अपील कर सकता है तब तक उसको कंपेंसेशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी। और अगर अपील प्रेजेंट हो गई है बिफोर द अपील, जब तक डिसाइड, अगर देखो अपील नहीं की है तो एक पीरियड होगा कि हाँ ऐसा है इतने दिन के अंदर अगर आपने अपील नहीं करी तो इनको कंपेंसेशन आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर अपील कर दिया तो जब तक अपील डिसाइड नहीं जाएगी तब तक कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा। समझ में आया? पूरा क्लियर है क्या? एक सेकंड, पहले वाले सेक्शन का क्या? एक मिनट, किसको है? अच्छा ये, अच्छा ठीक, ये इस देखो ये प्रोवाइडर साथ साथ कह रहा है कि देखो जो यहां पे विक्टिम है डिफेमेशन का, क्योंकि यहां पे विक्टिम कोई आम आदमी तो है नहीं, यहां पे विक्टिम कौन कौन है? या तो प्रेसिडेंट है, या वाइस प्रेसिडेंट है, या गवर्नर है, या तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी है, या तो पब्लिक सर्वेंट है, या कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, या कोई स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक। तो वही कह रहा है कि उनको सबको तब तक जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस की तरह एग्जामिन नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट ऑफ सेशन रिकॉर्डेड इन राइटिंग करके ना दे दे। हाँ तब नहीं भेजेगा नहीं, ऐसा प्रोसिक्यूशन ये नहीं कह सकता कि इनको ये विक्टिम है, इनको हम एज ए पीडब्ल्यू कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं। ये प्रोसिक्यूशन ये चीज नहीं कह सकता, तब तक नहीं कह सकता जब तक कि वो कोर्ट से परमिशन न ले ले, ये चीज है। हाँ ठीक, हाँ 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 ठीक, वो तो जब पुलिस रिपोर्ट देगा तभी सारी चीजें उसमें मेंशन कर देगा, ठीक है। समझ में आया? अब जाके हम लोग